देश में महंगाई ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दौरान रिटेल महंगाई, उपभोक्ता महंगाई जो हम आप झेलते हैं, उसकी दर 7.79% पर पहुंच गई है, जो मई 2014 के बाद अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। अप्रैल के दौरान गांव में महंगाई एक बार फिर शहरों से ज्यादा दर्ज की गई है। खाने का सामान लगातार महंगा हो रहा है। तेल की महंगाई जो थी, खाद्य तेल की महंगाई, ये पहले ही ईंधन का काम कर रही थी और अब सब्जियां, अनाज, जूते, कपड़े और ट्रांसपोर्ट की महंगाई भी जेब पर भारी पड़ रही है। अप्रैल के दौरान ऑयल एंड फैट, सब्जियां, मसाले, जूते, ईंधन और ट्रांसपोर्ट की महंगाई का आंकड़ा दहाई के ऊपर रहा, यानी 10% से ऊपर रही ये महंगाई। सर, खुदरा महंगाई के जो आंकड़े कल आए, सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आंकड़े पढ़े, सबसे बड़ी चीज ये क्या बताती है? दो सबसे बड़ी चीज़ें जो हमारे लिए समझना जरूरी है और सरकार से इस पर प्रश्न पूछना और सरकार को इस पर चिंतित होना ज़रूरी है। और दो सबसे बड़े टॉप ट्रेंड इस महंगाई के भीतर से निकल कर आते हैं, वो ये कि भारत में कोर इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं शुभम, तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम ईंधन की और सब्जियों की, फलों की जो मौसमी कीमतें उन्हें बाहर कर देते हैं, यानी वो महंगाई जो मैन्युफैक्चर्ड सामानों से, जो उत्पादों से, सेवाओं से आती है, वो 95 महीने के टॉप लेवल से लगातार बढ़ रही है। 6.97% 95 महीने के हाई पर है। अभी तक 95 महीने का मतलब हुआ लगभग 7 से 8 साल के आसपास की 7 साल करीब 7 साल के आसपास की ऊंचाई पर है। यानी कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी महंगाई के अंदर कुछ ऐसे जिद्दी तत्व बैठ चुके हैं जो अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब आप कुछ भी कर लें, सब्जी कम की कीमत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इससे उस बुनियादी महंगाई पर फर्क नहीं पड़ने वाला जो हमारे और आपकी जेब को लगातार काटती रहेगी। पहली चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर महंगाई लगातार 24 महीने से 5% से ऊपर बनी हुई है। ध्यान रखना की जरूरत है कि रिजर्व बैंक का जो 6% का लेवल है, कंफर्ट लेवल है शुभम, वो ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए। यहां सीपीआई इन्फ्लेशन का जो सबसे मजबूत कंपोनेंट है, जहां से आप महंगाई में कमी कर सकते हैं, वही 5% से ऊपर बना हुआ, यानी वो 6% के आसपास है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि जब इस आंकड़े को भीतर से आप उतर कर देखें, लगभग सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप महंगाई के इंडेक्स में आती, मैं इंडेक्स खोलकर देखने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी चीजें महंगाई के भीतर आती हैं, वो सारी चीजें 6% से ऊपर की महंगाई दर पर हैं। यानी आप मसाले को छूइए, आप फूड को देखिए, आप मीट फिशेस को देखिए, आप कपड़ों को देखिए, आप ट्रांसपोर्ट को देखिए, ऑलमोस्ट जितनी कमोडिटी पूरे महंगाई के बास्केट में है, सब में महंगाई की दर 6% से ऊपर, 7%, 8%, 9% के आसपास है। वेजिटेबल्स की महंगाई डबल डिजिट में, अब इसमें हम डबल डिजिट को देखें। ऑयल फैट्स की महंगाई 18% के आसपास पहुंच चुकी है। ये दो बड़े टॉप लाइन है कि एक तो पूरा महंगाई का बास्केट चरम तप रहा है। अब जो उत्पाद छूते हैं वहां महंगाई का करंट लगता है, वो चरम महंगाई है जो मैं दिखाई देती। दूसरा, इस चरम महंगाई के भीतर जो सबसे जिद्दी महंगाई है वो रिकॉर्ड लेवल पे, और इसलिए यहां से अगले 1 साल की ट्रेजेक्ट्री अगर हम प्रोजेक्ट करना चाहें शुभम, तो हमें दिखता है कि अगला 1 साल 7% और 7% प्लस महंगाई के आसपास ही बीतेगा औसत स्तर पर, अगर आप यहां से पूरे साल को अगले मार्च तक प्रोजेक्ट करें तो। सर, कोर महंगाई पर मैं बात करना चाहूंगा। जो ये कोर महंगाई है, ये क्या अब वाकई जिद्दी हो चुकी है? 1 साल हम अगर 7% इन्फ्लेशन के ऊपर बिताएंगे तो एक कोर महंगाई भी आपको लगता है इसी स्थिति में बनी रहेगी? कोर महंगाई के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हैं कमोडिटी से आने वाले कंपोनेंट। कमोडिटी की कीमतें लगातार ऊंची हैं। कोर महंगाई में वो लागतें शामिल हैं जो ईंधन और बाकी चीजों से शामिल की जाती। कोर महंगाई को अगर करीब से समझना है तो हमको थोक महंगाई का आंकड़ा देखना चाहिए, जो लंबे समय से डबल डिजिट में है, 14%, 15% के आसपास है। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और जब थोक महंगाई का आंकड़ा आएगा तो हम फिर वापस आएंगे महंगाई पर, और फिर आपको बताएंगे कि थोक महंगाई का कोर महंगाई से या कोर इन्फ्लेशन से क्या रिश्ता है। पर यह वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां रिजर्व बैंक विवश है। फलों सब्जियों की कीमतों में हो सकता है मौसम के साथ, गर्मी कम होने के साथ बदलाव आएगा, लेकिन कोर महंगाई में गिरावट नहीं होगी। और कोर महंगाई के साथ एक और जिद्दी महंगाई शुरू हो रही, जो सीजनल महंगाई के से थोड़ा ऊपर निकल जाती है, वो फूड इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन में वो कंपोनेंट जो सीजन के साथ महंगे होते हैं, जैसे गेहूं अब अगले सीजन में ही सस्ता हो पाएगा, गेहूं की महंगाई साल भर बनी रहेगी। और यही वजह थी कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी, और आगे शायद 1-2 बड़ी बढ़ोतरी और करनी पड़ेगी। सर, सबसे सरप्राइजिंग नंबर आपके हिसाब से कौन सा है? मसाले, जूते, ईंधन
ये सारे नंबरों में महंगाई बढ़ी। आपके हिसाब से सबसे सरप्राइजिंग नंबर सीपीआई में नंबर में कौन सा? सबसे सरप्राइजिंग नंबर सर्विसेज की इन्फ्लेशन का है। सर्विसेज की इन्फ्लेशन का, जैसे अगर आप देखो एजुकेशन, इसकी पर्सनल के रिक्रिएशन और एम्यूजमेंट की महंगाई सब कुछ बंद था, 7% के आसपास है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की महंगाई करीब 11% के आसपास है। ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी फूड बास्केट से बाहर हैं और आमतौर पर जो स्टेबल हैं, जिनमें कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कंपटीशन है, वहां पर तेजी से महंगाई बढ़ी। और यहां पर हम बार बार जो बात लगातार मनी सेंट्रल में अलग अलग पैकेजेस के जरिए बताते रहे कि जो भारत की उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां, भारत की मोबाइल कंपनियां जो कीमतें बढ़ा रही हैं, वो इसमें हमें रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। इस कंपोनेंट में केवल अब कोर महंगाई ही नहीं, कई सारे और हिस्से थोड़े जिद्दी हो चले हैं महंगाई में। कोर कंपोनेंट, कोर महंगाई ही जिद्दी नहीं है। फूड इन्फ्लेशन का भी एक बड़ा हिस्सा, खाद्य तेल से ज्यादा जिद्दी महंगाई किसी की नहीं है। पिछले 3 साल 4 साल से देख रहे हैं, सारी कोशिश सरकार ने कर ली, पर खाने वाला तेल सस्ता नहीं हो रहा है। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो रिजर्व बैंक की समस्या और सरकार की समस्या लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि इनकी कीमतों में कमी होना जल्दी संभव नहीं है। सर, अब भूगोल से महंगाई को समझते हैं। गांव की महंगाई शहरों से ज्यादा क्यों हो गई सर? गांव की महंगाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें हम अगर ग्रामीण आबादी के भीतर जाकर महंगाई का स्तर देखें, तो जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड है। वो हिस्सा, उनकी महंगाई अगर आप खुदरा महंगाई के आंकड़े में देखें तो 7%, 7.5%, 8% के आसपास है। ग्रामीण महंगाई में कपड़े महंगे हुए हैं, ग्रामीण महंगाई में मसाले महंगे हुए हैं, ग्रामीण महंगाई में खाद्य तेल महंगा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन भले ही उनके लिए कम रही हो, क्योंकि वो फूड के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, इन सारी चीज़ों ने ग्रामीण इलाके की महंगाई को ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि उनकी बास्केट में उन चीज़ों का वेट अब ज़्यादा हो गया है जो महंगी हुई हैं। और ग्रामीण महंगाई बढ़ने का असर हमें उस व्यवस्था पर दिखाई देगा जहां से हम डिमांड आने की उम्मीद कर रहे थे। जैसे हमने चर्चा की थी कि शायद बाइक की डिमांड अगली तिमाही में बढ़ जाएगी, हमें लगा था कि पेंट्स की या बाकी चीज़ों की, जहां से हम रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे, वहां ये महंगाई काफ़ी भारी पड़ेगी। सर, अब क्योंकि मैंने कहा भूगोल की बात करते हैं, अब स्टेट्स के हिसाब से अगर देखें भारत के मानचित्र पे, तो कौन से राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा महंगाई है? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई आमतौर पर हमें अपने करीब से महसूस करना ज़रूरी होता है। जैसे मौसम, हमें हर राज्य, हर इलाके का तापमान अलग अलग दिखाई देता। अब ये ध्यान से चार्ट देखिए, आपको ये दिखाई देगा, इस चार्ट में 3 कैटेगरीज दिखाई देंगी। एक कैटेगरी वो है जो रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से नीचे की कैटेगरी, उसमें तमिलनाडु और केरल 2 स्टेट हमें ऐसे दिखाई देते हैं जहां महंगाई की दर 6% से नीचे है, 5.8% और 5.37%। इसके बाद आपको सारे राज्यों में, अधिकांश भारत में महंगाई की दर रिजर्व बैंक की सहनीय स्तर से 1 से 1.5 से 2% ज्यादा है। असम में लगभग 8.5%, हरियाणा में 9% के आसपास महंगाई की दर है, बंगाल में 9% के आसपास की महंगाई की दर, उत्तर प्रदेश में 8.46% है, तेलंगाना में 9% है। तो अब आप अगर महंगाई का पूरा भौगोलिक वितरण देखें जो सरकार का आंकड़ा बताता है, तो पूरा देश, लगभग 70% देश चरम स्तर पर टॉप लाइन में बड़ी महंगाई से तप रहा है हर जगह। और अब जब आप इसके भीतर चले जाते हैं और महंगाई के आंकड़े को देखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रीजनल लेवल के ऊपर डबल डिजिट में पहुंच गई होंगी, जो नेशनल लेवल पर आपको सिंगल डिजिट में दिखाई देती है, जिनकी महंगाई 1 अंकी है, वो कई सारे राज्यों में 2 अंकी और 2.5 अंक में पहुंच गई। और यह खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि हर राज्य में राज्य की वेतन की वृद्धि, हर राज्य में रोजगारों की व्यवस्था एक जैसी नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा, किसी कार्यक्रम में हमने आपको NFHS का सर्वे बताया है, जिसने बताया कि भारत के 12 राज्यों में 50% आबादी गरीब है, और उस 50% आबादी के लिए 9% की इन्फ्लेशन, 8.5% की इन्फ्लेशन, 7% और 8% की महंगाई कितनी भारी पड़ रही होगी, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये महंगाई की तस्वीर है जो रिजर्व बैंक को चिंतित कर रही है, सरकार को चिंतित कर रही है, और दुनिया भर की सारी एजेंसियों को चिंतित कर रही है। इसीलिए वो भारत के ग्रोथ के आकलन में लगातार गिरावट कर रही है और रिवीजन कर रही है। बिल्कुल, यानी सबसे ज्यादा दिक्कत में है पश्चिम बंगाल और तेलंगाना वाले लोग, क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई इन 2 राज्यों में, और सबसे कम महंगाई वाले जो राज्य हैं वो तमिलनाडु और केरल हैं, यहाँ महंगाई कम है। महंगाई पर सर एक टिप्पणी है, पहले वो पढ़ता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। बढ़ती महंगाई देश की ग्रोथ पर भारी पड़ सकती है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक निजी संस्थान को दिए इंटरव्यू में ऐसा कहा है। रिजर्व बैंक ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कुछ कम रह सकती है। वित्त सचिव ने यह भी कहा कि ब्याज दरें बढ़ने से मांग पर असर पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ब्याज दर बढ़ने से मांग पर असर पड़ने के बावजूद दुनिया भर में भारत सबसे तेज
उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। सबसे तेज ग्रोथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हमारे यहाँ बनी रहेगी। सर, इस बयान का मतलब क्या है? क्या सरकार ये स्वीकार कर रही है कि जो ब्याज दरें बढ़ी हैं इससे आर्थिक विकास दर पर मांग पर मतलब मांग का सिकुड़ना बिल्कुल तय है? हाँ, सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार कर रही है, हालांकि कई घुमा फिरा कर, स्पष्ट रूप से नहीं। लेकिन अब जब रिजर्व बैंक जो वित्त सचिव कह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग रिजर्व बैंक के आंकड़े अगर आप देखिए तो वो तो काफ़ी डाउनवर्ड ग्रोथ के प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं रिजर्व बैंक के आंकड़ों में। बाकी एजेंसियों के, वर्ल्ड बैंक और IMF के आंकड़े भी बता रहे हैं। तो वास्तविकता तो है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत और मांग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम बार बार बताते रहें। महंगाई के कारण जब 8-9% की महंगाई आप राज्यों में देख रहे हैं तो मांग तो नहीं बढ़नी है किसी भी तरह से। कंपनियां मांग में जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख रही थी उसे निचोड़ने के लिए कीमतें बढ़ा चुकी हैं। तो अगर कोई थोड़ी बहुत मांग भी है तो वो डिमांड के साइड से नहीं, सरकार इस मामले में नहीं बता पाती कि डिमांड का साइड से चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कर्ज महंगा होने के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आना भी चाहता था, उसके लिए भी अफोर्डेबिलिटी का इशू बढ़ेगा, कर्ज को अफोर्ड करने का। तो सरकार उत्साही तौर पर एक कह सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ऊंची रहेगी, पर हम आने वाले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में भारत की आर्थिक विकास दर में और भी डाउनवर्ड करेक्शंस देखेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और ये सही और ये बेहतर है कि सरकार इस ग्रोथ की गिरावट को स्वीकार कर रही है। हमने अपने एक मनी सेंट्रल के एपिसोड में इस बात पर चर्चा भी की थी कि भारत की आर्थिक विकास दर का जो ओवरऑल पूरा परिदृश्य है, उस परिदृश्य में ये जो परिस्थितियां अभी आई हैं, महंगाई, ब्याज दर बढ़ने की, कच्चा तेल महंगा होने की, कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने की, ये हमें किस तरफ ले जा रही हैं। और हम आज फिर आपको उस चर्चा से जोड़ना चाहेंगे कि भारत को अपनी इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने के लिए अब कोविड का नुकसान कवर करने के लिए अगले 5 से 6 साल में शुभम 12 से 14% की आर्थिक विकास दर चाहिए औसत। तब जाकर आप इतने सारे लोगों को जो कोविड के कारण रोजगार के से बाजार से बाहर हो गए और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें रोजगारों के बीच में लाने की बात है। जबकि IMF और बाकी एजेंसियां मान रही हैं कि भारत की पोटेंशियल GDP रेट 6% से ज़्यादा नहीं रहेगी। पोटेंशियल GDP का मतलब है कि महंगाई बगैर बढ़ाए हुए आप कितना विकास कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ आपकी देश की इनकम कम होती है, तो इसलिए वो महंगाई सहित जो विकास है वो आय नहीं बढ़ाता है। और ये दुविधा हमें अभी इस साल और अगले साल तक देखनी पड़ेगी विकास दर के मामले में।